मैंने आपको बताया था कि जब भी हम डेफिनेट टाइम का की बात करते हैं तो हम वहाँ पर एट का यूज़ करते हैं, एट 5 o'clock, एट 6 o'clock, एट 1 o'clock। लेकिन जब भी हम लास्ट लिमिट की बात करें, लास्ट लिमिट यानी कि संडे तक ना तुम्हारा जो होमवर्क है वो पूरा हो जाए, तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम लिमिट दे रहे हैं। हम टाइम तो बता रहे हैं फिक्स है, लेकिन हम यहाँ पर एक लिमिट भी डिसाइड कर रहे हैं। तो जब भी हम लास्ट लिमिट की बात करते हैं तो वहाँ पर हम बाय का यूज़ करते हैं। और जब भी हम फिक्स टाइम की बात करते हैं, डेफिनेट टाइम की बात करते हैं, वहाँ पर तो हम ऐड का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हम लास्ट लिमिट की बात करते हैं किसी टाइम की, तो वहाँ पर हम बाय का यूज़ करते हैं। और जनरली आपको इसका यूज़ ऐसे देखने को मिलेगा, बाय प्लस एंड ऑफ द वीक, ईयर, मंथ, या फिर डे, नाइट, आफ्टरनून। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम लास्ट लिमिट की बात कर रहे हैं, इसी वजह से हम यहाँ पर बाय का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा, द वर्क मस्ट बी फिनिश्ड, काम जो है ख़त्म हो जाना चाहिए। इसको मान लीजिए आपके टीचर आपसे बोल रहे हैं, आप कोई टीचर ने आपको होमवर्क दिया लेकिन आपने नहीं किया, तो आपके टीचर आपसे ये बोल रहे हैं कि काम जो है इस महीने के आखिर तक ख़त्म हो जाना चाहिए। हालांकि बहुत ज़्यादा हो गया काम, होमवर्क इतना डिले थोड़ी किया जाता है। कुछ और मान लीजिए कोई कंस्ट्रक्शन वर्कर है, उसके जो हेड है उसको डांट रहे हैं, बोल रहे हैं कि इस महीने के एंड तक सारा काम जो है वो ख़त्म हो जाना चाहिए। तो जब भी हम लास्ट लिमिट की बात करते हैं, लास्ट लिमिट ऑफ टाइम की बात करते हैं, तो वहाँ पर मैंने आपको क्या बताया, वहाँ पर हम बाय का यूज़ करते हैं। बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, बाय द एंड ऑफ दिस वीक, बाय द एंड ऑफ द डे, बाय द एंड ऑफ द आफ्टरनून। जब भी हम लास्ट लिमिट की बात करें, लास्ट लिमिट का मतलब ये है कि सामने वाले ने हमें एक लिमिटेशन दे दी है कि कोई भी काम जो है वो इतने टाइम तक ख़त्म हो जाना चाहिए। डेफिनेट टाइम के लिए हम एट का यूज़ करते हैं, लेकिन अगर हम लास्ट लिमिट ऑफ टाइम की बात करते हैं तो वहाँ पर हम हमेशा ही बाय का यूज़ करते हैं। ऑलराइट, अब यहाँ पर जो हमारा पॉइंट नंबर 9 है वो कुछ इस तरह से है। अगर हम कभी भी गुड यानी कि अच्छे होने की बात करें, अच्छा होना इन द सेंस, एक तो होता है ये जो गुड है, इस गुड का मतलब ही होता है अच्छे होना, और बैड का मतलब क्या होता है, बुरे होना। लेकिन जब हम किसी काम में अच्छे होने की बात करें, फॉर एग्जाम्पल वो पेंटिंग बनाने में बहुत अच्छी है, या फिर उसकी पेंटिंग बहुत अच्छी है, या फिर मैं कहूँ उसका राइटिंग बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो जब भी हम किसी चीज़ के अच्छे होने की, किसी काम में अच्छे होने की, या फिर किसी काम में बुरे होने की बात करते हैं, तो वहाँ पर हमेशा ही हम एट का यूज़ करते हैं, और गुड और बैड का जो फिक्स प्रपोजिशन होता है वो एट होता है। देखिए गाइस, प्रीपोजिशन और फिक्स प्रपोजिशन में क्या फ़र्क है, देखिए अकॉर्डिंग टू द सेंस हम प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं, और प्रीपोजिशन के रूल्स इसलिए बना दिए गए हैं, या फिर पॉइंट इसलिए बना दिए गए हैं ताकि हम उन्हें सिस्टमेटिक वे में पढ़ सकें। लेकिन कुछ हमारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके साथ फिक्स्ड प्रपोजिशन होता है। फिक्स्ड प्रपोजिशन इन द सेंस कि कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो, गुड और बैड के साथ हम हमेशा ही एट का यूज़ करेंगे। ऑलराइट, ये जो F.P है इसकी फुल फॉर्म है फिक्स्ड प्रीपोजिशन। ऑलराइट, फॉर एग्जाम्पल, रीता इज गुड डैश मैथमेटिक्स, रीता जो है गणित में अच्छी है, तो यहाँ पर हम किस प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे, यहाँ पर हम एट का यूज़ करेंगे। और फॉर एग्जाम्पल वो अच्छी किसी भी चीज़ में हो सकती है, रीता इज गुड एट स्पीकिंग, रीता इज गुड एट कुकिंग फूड, रीता इज गुड एट मेकिंग नॉइस, यानी शोर मचाने में बहुत अच्छी है। नेक्स्ट सेंटेंस इज शी इज बैड डैश कुकिंग, वो खाना बनाने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, वो सफाई करने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, शी इज बैड एट कुकिंग। तो गुड
और बैड का जो फिक्स प्रपोजिशन होता है वो हमारा एट होता है। जब भी हम किसी इंसान के किसी काम में अच्छे होने की बात करते हैं तब भी हम वुड के साथ एट लगाते हैं, और जब हम किसी इंसान के किसी काम में बुरे होने की बात करते हैं वहाँ पर भी हम बैड के साथ एट लगाते हैं। एट जो है गुड और बैड का हमारा क्या है, फिक्स्ड प्रपोजिशन है। नेक्स्ट सेंटेंस इज, जैसे कि हमने पढ़ा गुड और बैड का फिक्स प्रपोजिशन एट होता है, उसी तरह से जो वेट है, वेट का हिंदी मीनिंग होता है इंतजार करना। वेट के साथ हम हमेशा ही फॉर का यूज करेंगे। आपने देखिए, आप जब किसी का इंतजार करते हो तो आप क्या बोलते हो कि मैं कितनी देर से इंतजार कर रही थी, ठीक है, आई एम वेटिंग फॉर यू, या फिर मैं इंतजार करूंगी, आई एम वेटिंग फॉर यू। तो जो वेट होता है इंतजार करने के साथ हम हमेशा फिक्स प्रपोजिशन फॉर का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सरिता इज वेटिंग डैश हर सन। सरिता जो है अपने बेटे का इंतजार कर रही है सॉरी तो सिंपली हम यहाँ पर जो वेट का फिक्स्ड प्रपोजिशन होता है उसके साथ फॉर का यूज कर देंगे। इसी तरह से जैसे कि हमने वेट के साथ पढ़ा, हम फॉर का यूज करते हैं। फॉर जो होता है वेट का फिक्स्ड प्रपोजिशन होता है, एट जो होता है गुड और बैड का फिक्स्ड प्रपोजिशन होता है। उसी तरह से जो हमारा फॉन्ड होता है, देखिए फॉन्ड का मतलब होता है शौकीन होना, या फिर आपको किसी काम में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। जैसे मुझे ना खाना बनाने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, या फिर मुझे कार्टून देखने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो मैं क्या बोलूँगी, मैं बोलूँगी आई एम फॉन्ड ऑफ कार्टून्स। ठीक है, फॉन्ड का मतलब क्या होता है, शौकीन होना या फिर किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होना। तो जो फॉन्ड होता है उसके साथ हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन ऑफ का यूज़ करते हैं। सो जो हमारा एग्जाम्पल है, ही इज फॉन्ड डैश मैंगोज, उसे आम बहुत पसंद है, आम का ये बहुत शौकीन है, तो क्या करेंगे, ही इज फॉन्ड ऑफ मैंगोज। उसे क्रिकेट का बहुत ज़्यादा शौक है, ही इज फॉन्ड ऑफ क्रिकेट। उसे ना बीटीएस का बड़ा शौक है, आपने सुना होगा बीटीएस आजकल चल रहा है, तो मैं क्या बोलूँगी, शी इज फॉन्ड ऑफ बीटीएस। तो फॉन्ड का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होना, शौकीन होना। मान लीजिए कोई इंसान है, उसे बहुत ज़्यादा, मान लीजिए उसे तैरने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो हम क्या बोलेंगे, ही इज़ फॉन्ड ऑफ किसमें, स्विम। उसे तैरने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, फिर तैरने का वो बहुत शौकीन है। किसी को घूमने का शौक है, तो हम क्या बोलेंगे, ही इज़ फॉन्ड ऑफ ट्रैवलिंग। ठीक है, तो फॉन्ड के साथ फिक्स प्रपोजिशन याद रखिएगा, हम ऑफ का यूज़ करते हैं। देखिए जो भी हमारे फिक्स प्रपोजिशन होते हैं उनको आपको लर्न ही करना पड़ेगा, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। दूसरे जो प्रपोजिशंस होते हैं अकॉर्डिंग टू द सेंस पढ़ सकते हैं, उनको लगा सकते हैं, लेकिन जो हमारे फिक्स प्रपोजिशन है इनको आपको याद ही करना पड़ेगा, इनको आपको लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि हर फेज में, हर परिस्थिति में हम फॉन्ड के साथ ऑफ का यूज़ करेंगे, गुड और बैड के साथ एट का यूज़ करेंगे, बेट के साथ आप फॉर का यूज़ करेंगे। अब जब आप अपनी टेक्स्ट बुक पढ़ते हो ना, अपने टेक्स्ट में भी देखना, जब भी आपको कहीं वेट लिखा हुआ मिलेगा और अगर उसके साथ प्रपोजिशन का यूज़ हुआ है तो वो हमेशा फॉर ही होगा। जब भी आपको गुड और बैड लिखा हुआ मिलेगा और उसके साथ अगर किसी प्रपोजिशन का यूज़ हुआ है तो वो एट ही होगा। अगर फॉन्ड होगा किसी चीज़ के शौकीन होने का, तो फॉन्ड के साथ हमेशा ही आपको ऑफ देखने को मिलेगा। ऑलराइट, इसी तरह से हमारा एक और वर्ड होता है जेलस। जेलस का मतलब क्या होता है, ईर्ष्या करना। जब हम किसी से ईर्ष्या करते हैं तो वहां पर हम जेलस का यूज करते हैं। और जो हमारा जेलस होता है इसका भी फिक्स प्रपोजिशन जो होता है वो ऑफ होता है। फॉन्ड का ऑफ हो गया, जेलस का ऑफ हो गया। देखिए मैं अभी ना आपको बहुत सारे प्रपोजिशन बताऊंगी जो कि शब्दों के साथ फिक्स होते हैं। आप क्या करना, एक टेबल बनाना और उस टेबल में जो भी कॉमन है, जैसे कि हमने जेलस पढ़ा, अभी इससे पहले मैंने क्या पढ़ाया था, अभी इससे पहले मैंने आपको फॉन्ड पढ़ाया था। तो आप क्या करना, इस फॉन्ड को और जेलस को या फिर और भी कोई आए वर्ड उसको नीचे लिखना और ऐसे करके लिख देना ऑफ। इन शब्दों के साथ हम ऑफ का यूज करते हैं। आपको नोट्स ऐसे बनाने होते हैं। सो हमारा सेंटेंस है ही इज जेलस हिज नेबर। तो वो जो है ना अपने नेबर, नेबर का मतलब होता है पड़ोसी, वो जो है अपने पड़ोसियों से हमेशा जलता रहता है। सो हम जो जेलस होता है उसका प्रपोजिशन ऑफ है, जेलस के साथ हम ऑफ का यूज करते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट है हमारा काइंड एंड क्रूल।
काइंड का मतलब होता है दयालु और क्रूल का मतलब होता है क्रूर। इसको हम फेंटिश भी बोलते हैं। इन दोनों के साथ ही हम फिक्स्ड प्रीपोजिशन टू का यूज करते हैं। अब दयालु होने का मतलब क्या है? कोई भी इंसान है, किसी के प्रति अगर कोई दयालु है तो उसका मतलब क्या होता है? उसकी भावना जो है वो थोड़ी सॉफ्ट है। और क्रूर क्रूर होने का मतलब क्या होता है? वो थोड़ा हार्श नेचर का है, थोड़ा रफ नेचर का है। तो इन दोनों के साथ ही हम टू का यूज करते हैं। द मास्टर इज वेरी क्रूल डैश हिज सर्वेंट। जो मास्टर था वो अपनी नौकर के प्रति कैसा था? बहुत ज्यादा क्रूर था। तो हम यहाँ पर टू का यूज करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस इज वी शुड बी काइंड डैश एनिमल्स। हमें जानवरों के प्रति कैसे रहना चाहिए? काइंड रहना चाहिए। तो हम इसके साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन टू का यूज करेंगे। वी शुड काइंड टू एनिमल्स। हमें जानवरों के प्रति कैसा रहना चाहिए? थोड़ा सा काइंड रहना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा एक वर्ड जो है पे अटेंशन। पे अटेंशन का मतलब होता है ध्यान देना। आपके घर में पापा बोलते हैं ना कि ध्यान नहीं दे रहे हो मेरी बात का, या फिर आपकी मम्मी बोलती है पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रही हो आजकल, हाँ खेलती रहती हो, फोन चलाती रहती हो, फोन चलाते रहते हो, तुम्हारा ध्यान पढ़ाई पर तो बिल्कुल भी है नहीं। तो पे अटेंशन का मतलब होता है ध्यान देना। जिस तरह से अभी हमने पढ़ा काइंड एंड क्रूल के साथ फिक्स प्रपोजिशन टू होता है, उसी तरह से पे अटेंशन का भी जो फिक्स प्रपोजिशन होता है वो हमारा टू होता है। सो द सेंटेंस इज प्लीज पे अटेंशन डैश योर स्टडीज। अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो प्लीज, क्योंकि तुम्हारे वोट्स आने वाले हैं। हालांकि अभी तो नहीं आने वाले हैं, बट होता है ना घर में ऐसा ही बोला जाता है कि अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो या फिर अपने काम पर ध्यान दो। तो अटेंशन के साथ हम इसका यूज करते हैं, फिक्स प्रपोजिशन टू का यूज करते हैं। ऑलराइट।